आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए? इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम हाउ शुड ए टीचर व्यू डाइवर्सिटी? ऑप्शन ए है कि सीखने में अवरोधक के रूप में, एज अ बैरियर टू लर्निंग। गलत हो जाएगा क्योंकि यह कभी भी हमें अवरोधक के रूप में नहीं देखना चाहिए। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि विविधता को नज़रअंदाज करना चाहिए, इग्नोर डाइवर्सिटी। ये भी गलत है क्योंकि हम विविधता को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। कह रहा है कि विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को प्रोत्साहित करना चाहिए, मिनिमाइज डाइवर्सिटी एंड प्रमोट स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम। चौथा कह रहा है कि एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिसमें बहुरूपता को बढ़ावा मिले, एज एन एसेट सिंस इट प्रमोट्स हेटेरोगेनिटी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। कितना अच्छा हमें मिल गया है कि हमें क्या करना चाहिए, इसको देखना चाहिए क्वालिटी यानी कि गुण के रूप में, सेट के रूप में, जिससे क्या मिल सके कि बहुरूपता है उसको बढ़ावा मिल सके। ठीक है, ये सबसे अच्छा है आंसर और पॉजिटिव में भी है, तुम्हारा सही आंसर यही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में जो शिक्षिकाएँ होती हैं उनको विविधता में को एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को क्या मिले, बढ़ावा मिल सके। ठीक है, प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में टीचर है उनको क्या करना चाहिए, जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, उसको एक एसेट यानी क्वालिटी के रूप में देखना चाहिए जिससे हम क्या कर सके, बहुरूपता को जिससे बढ़ावा मिल सके। शिक्षिका को बच्चों को शिक्षा के अलावा से शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न करके एक शास्त्रीय संसाधन के रूप में बच्चों की सामाजिक, सांस्कृतिक और पृष्ठभूमि शिक्षा का उपयोग करके विभिन्न शिक्षण शैलियों को समायोजित करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि जो टीचर्स है उन्हें सिर्फ एक टीचर है उन्हें सिर्फ शिक्षा ही नहीं प्रदान करनी चाहिए, उसके अतिरिक्त उन्हें जो शैक्षिक गतिविधियाँ उन्हें में भी संलग्न करवाना चाहिए। बच्चों को शास्त्रीय संसाधन के रूप में बच्चों को सामाजिक है, सांस्कृतिक है और पृष्ठभूमि शिक्षा का भी उपयोग करना चाहिए जिससे उनकी शिक्षण शैलियों को समायोजित किया जा सके और वो अपने हर फील्ड में अच्छा कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर यानी लगातार मुश्किल होती है। एक किसके लक्षण हो सकते हैं? कार्तिक का 5th स्टैंडर्ड चाइल्ड हैज persistent difficulty in verbal and non-verbal communication with his friends and teachers. These could be primary characteristics of कार्तिक क्या है, कक्षा 5 का पढ़ता है, कक्षा 5 का स्टूडेंट है। वो अपने दोस्तों के साथ और अपने शिक्षकों के साथ क्या करता है, संवाद यानी बातचीत करता है, तो उसे मौखिक और गैर मौखिक संवाद करने में क्या होती है, लगातार मुश्किल महसूस होती है, डिफिकल्टी फील होती है। तो वो है किसका उदाहरण? ऑप्शन ए है डिस्ग्राफिया यानी लेखन वैकल्य। ये नहीं हो सकता क्योंकि जो लेखन वैकल्य यानी डिस्ग्राफिया होता है वो लिखने से संबंधित है, लेकिन उसे लिखने की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसे है समझने की, बोलने की। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरी है डिस्कैलकुलिया गुणज वैकल्य। गुणज वैकल्य होती है मैथमेटिक्स से संबंधित यानी गुणाभाग करने में, तो वो भी नहीं फील कर रहा है, ये भी नहीं हो सकती। तीसरा कह रहा है ऑटिज्म यानी स्वावलीनता और चौथी कह रही है पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया। तो वो कर क्या रहा है, उसे मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में अगर मुश्किल हो रही है तो वो ऑटिज्म यानी स्वावलीनता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डिसलेक्सिया वे होती है जिन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है, पढ़ने में दिक्कत नहीं है, ना तो लिखने में दिक्कत है, ना तो गुणाभाग में दिक्कत है। तो डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया होगा नहीं। उसे क्या करने में, संवाद करने में, उसे सामाजिक संवाद करने में क्या निरंतर महसूस हो रही है, डिफिकल्टीज। तो ये ऑटिज्म के लक्षण होते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जो कार्तिक है वो कक्षा 5 में पढ़ता है और उसे अपने दोस्तों के साथ, अपने उसके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ और जो उनके टीचर हैं उनके साथ क्या करने में, मौखिक और गैर मौखिक यानी कि उनके साथ बातचीत करने में या उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी संवाद करने में उन्हें मुश्किल फील हो रही है। तो ये किसके लक्षण है? स्वावलीनता के। इसमें क्या होता है कि बच्चों को बातचीत करने में, पढ़ने लिखने में और समाज में मोल जोड़ बनाने में परेशानी होती है। इसमें बच्चा बातचीत अच्छे से नहीं कर पाता है, पढ़ लिख भी नहीं पाता है और समाज में क्या नहीं बना सकता है, मेल जोल बनाने में से क्या होती है, डिफिकल्टी फील होती है। तो ये होते हैं स्वावलीनता यानी ऑटिज्म के लक्षण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव accommodation in the classroom environment as per the needs of student with visual challenge? ऑप्शन ए है eliminate unnecessary obstacles from classroom। ऑप्शन बी है use a variety of visual
presentations, option C है give handouts having mind maps और option D है provide recorded material to supplement classroom teacher। यानी कि निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी जो होते हैं उनकी जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन होता है। ऑप्शन ए है कि कक्षा में जो गैर जरूरी बाधाएं हैं उनको हटा देना। दूसरा है विभिन्न प्रकार के जो दृश्य प्रस्तुतिकरण है उन्हें देना। ऑप्शन सी है बहुत से विज्ञप्ति पत्रक देना जिसमें संकल्पनात्मक चित्रण हो। और ऑप्शन डी है कि कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना। तो इसमें से हमें सही विकल्प चुनना है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फर्स्ट और फोर्थ। हमारा पहला बिल्कुल सही है कि कक्षा में क्या करना, जो गैर जरूरी बाधाएं उनको हटा देना। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो क्लासरूम में ज़रूरी नहीं है उन्हें हटा देंगे तो ये क्या करेंगे, ज़रूरतमंद लोगों तो ये क्या करेंगे कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी की ज़रूरतों के अनुसार ये उपयुक्त समायोजन है। इसके अतिरिक्त कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री भी दे सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कक्षा में जो गैर जरूरी बाधाएं होती हैं, मतलब ऐसी बाधाएं जिनकी ज़रूरत ही नहीं होती है उनको हटा देना। कहता कक्षा में अधिगम को क्या कर देना, परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना। इसी तरह शिक्षण शास्त्रीय प्रावधान क्या होता है, दृष्टिबाधित विद्यार्थी के जरूरतों के अनुसार समायोजन होता है। दृष्टिबाधित वे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता। ठीक है, उन्हें दृष्टिबाधित कहते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए हमें क्या करना चाहिए, ब्रेल लिपि का प्रयोग करना चाहिए जिससे वे उनके पढ़ने में और उनके लिखने में और स्पर्श करने में सहजता से कर सकें। वो अपनी पढ़ाई लिखाई को स्पर्श करके आसानी से कर सकें, इसके लिए हमें ब्रेल लिपि का प्रयोग करना चाहिए। और हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि मनाई जाती है। ठीक है, ये भी याद रखना, एग्जाम में से क्वेश्चंस पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता है एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी इज। ऑप्शन ए है कि अपसारी सोच कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता, डाइवर्जेंट थिंकिंग द एबिलिटी टू प्रपोज मेनी डिफरेंट आइडियाज और आंसर। ऑप्शन बी है अपसारी सोच एक उत्तर पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, कन्वर्ट थिंकिंग द एबिलिटी टू फोकस ऑन वन आंसर। और यह निष्क्रिय नकल की क्षमता, एबिलिटी ऑफ पैसिव इमिटेशन। और ऑप्शन डी है लंबे गद्यांशों को रटने का कौशल, स्किल टू रोट मेमोराइज लॉन्ग पैसेज। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कि रचनात्मकता की एक पहचान क्या होती है, अपसारी सोच यानी कि डाइवर्ट थिंकिंग होती है, जो अलग अलग विचार उत्तर होते हैं उनको प्रोत्साहित करने की क्षमता। ठीक है, उनको प्रस्तावित करने की क्षमता ये अपसारी सोच होती है। ये अपसारी सोच होती है, रचनात्मकता की ये पहचान है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता अपसारी सोच एंड डाइवर्ट थिंकिंग है, जो अलग अलग विचारों और उत्तरों को क्या करती है, प्रस्तावित करने की क्षमता होती है। रचनात्मकता की विशेषताओं में मौलिकता, धारा प्रवाहिता, लचीलापन, गहन जिज्ञासा जैसी भावना जो होती है वो शामिल होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। इफ अ टीचर वांट्स टू असेस क्रिएटिविटी ऑफ स्टूडेंट्स शी शुड अवॉइड। ऑप्शन ए है कि परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फोकसिंग ऑन प्रोसेस रेदर देन प्रोडक्ट। अगला कह रहा है कि विद्यार्थियों की आपस में तुलना करनी चाहिए, कंपेयरिंग द स्टूडेंट विद ईच अदर। तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों की उनके पूर्व निष्पादन से तुलना करनी चाहिए, कंपेयरिंग द स्टूडेंट विद देयर प्रीवियस परफॉर्मेंस। और चौथा कह रहा है कि स्व आकलन के अवसर प्रदान करने चाहिए, गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ असेसमेंट। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, विद्यार्थियों की आपस में क्या करनी चाहिए, तुलना करनी चाहिए। ऐसा है बिल्कुल गलत है। इसने नहीं पूछा था कि शिक्षिका विद्यार्थी की रचनात्मकता का आकलन करना चाहते उसे क्या नहीं करना चाहिए। देख लीजिए कि पहले हमसे पूछा क्या है, पॉजिटिव में पूछा है कि निगेटिव में, हमें पूछा है कि नहीं में। तो उसने नहीं पूछा था तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। कभी किसी की तुलना विद्यार्थी के आपस में नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना बहुत अच्छा रहता है। विद्यार्थियों की उनके पूर्व निष्पादन से तुलना ये भी सही रहती है। स्व आकलन के अवसर भी उन्हें प्रदान करने चाहिए, लेकिन उनके आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए। नहीं पूछा था तो ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे क्या करना चाहिए कि विद्यार्थियों की आपस में तुलना करने का कार्य कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम आपस में बच्चों की तुलना करेंगे तो वो कभी अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि
उनकी रचनात्मकता का आकलन शिक्षण अध्ययन की प्रक्रिया में बच्चों की प्रगति की निगरानी करने को संदर्भित करता है तथा प्रत्येक बालक दूसरे बालक से ज्ञानात्मक व भावनात्मक रूप से भिन्न होता है। बिल्कुल सही बात है। दो बच्चे जो होते हैं वो कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं। उनका ज्ञान अलग अलग होता है, उनकी भावनाएं अलग अलग होती है, उनका परिवेश अलग अलग होता है, उनका ज्ञान, उनकी नॉलेज सब कुछ अलग अलग होती है। इसीलिए कभी दो बच्चों की आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये गलत होता है। ठीक है, हर बच्चा अपना आपस में विशिष्ट होता है और उसकी इसी प्रकार से लर्निंग करवानी चाहिए जिससे वो अपने समाज में बेहतर कर सकें। ठीक है, कोई क्रिकेट में अच्छा होगा, कोई पढ़ाई में अच्छा होगा, कोई हिस्ट्री में अच्छा होगा, कोई मैथमेटिक्स में, कोई साइंस में, कोई आर्ट में, तो सब अलग अलग होते हैं। तो उसकी क्या प्रतिभा है उसको बाहर निकालना चाहिए, ना कि उनके आपस में तुलना करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीखना यानी कि लर्निंग। ऑप्शन ए कि एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, इट इज अ पैसिव प्रोसेस। तो मैंने आपको कितनी बार बताया है तो जहाँ पर ये निष्क्रिय पूछे, पैसिव पूछे तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। पैसिव नहीं, बच्चों को क्या करना चाहिए, एक्टिव रखना चाहिए। और लर्निंग सीखना ये तो एक एक्टिव प्रक्रिया होती है ना कि पैसिव, तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फैक्टर्स। तीसरा कह रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से स्वतंत्र होता है, अकोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो सीखना होता है वो समाज में और संस्कृति में ही जाकर सीखते हैं, इससे हटकर तो हम सीख ही नहीं सकते। और कह रहा है कि उसे स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र नहीं होता, परतंत्र होता, मतलब उसके साथ ही बच्चा क्या करता है, सीखता है। चौथा कह रहा है कि केवल जानकारी के प्रत्याहार और पुनर्रूपण की प्रक्रिया है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ओनली रिकॉल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो केवल लगा दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें हमसे पूछा था कि सीखना है क्या, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत कारकों से क्या होता है, प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फैक्टर्स। बिल्कुल सही बात है। जो बच्चा होता है वो अलग अलग होता है, उसके कुछ व्यक्तिगत कारक भी होते हैं, उनसे जो लर्निंग होती है वो प्रभावित होती है। ठीक है, एक्टिव नहीं, पैसिव है, स्वतंत्र नहीं है, सामाजिक संस्कृति पर से जुड़ा हुआ है और केवल जानकारी तो होती नहीं है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सीखना यानी कि जो लर्निंग है वो व्यक्तिगत कारणों से कैसी होती है, प्रभावित यानी इफेक्ट होती है। व्यक्तिगत कारण जैसे कि प्रेरणा है, क्षमता है, अभिवृत्ति है, अभिरुचि है, रुचियां हैं, ये ध्यान और उम्र है। ठीक है, ये सब पर्सनल फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन सी? प्रेरणा, क्षमता यानी कैपेसिटी, अभिवृत्ति, अभिरुचि इंटरेस्ट वगैरह उसका, रुचियां, ध्यान, उम्र। ठीक है, व्यक्तिगत कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व के तत्व होते हैं जो सीखने और सोचने के तरीकों को क्या बनाते हैं, सीखने और सोचने के तरीकों को बेहतर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे व बेहतर प्रदर्शन करेंगे? स्टूडेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव विल बी इंकरेज्ड टू लर्न एंड हैव अ बेटर परफॉर्मेंस इन क्लास। ऑप्शन ए है कि अपनी जन्मजात योग्यताओं को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता, वन कैन नॉट चेंज वंस इनबॉर्न एबिलिटीज एट ऑल। ऑप्शन बी है मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है, इफोर्ट कैन इन्फ्लुएंस वंस लर्निंग एंड परफॉर्मेंस। ये बहुत ही अच्छा है कि क्या होता है कि प्रभाव लाया जा सकता है किससे, मेहनत से। मेहनत करके बच्चे जो होते हैं वो अगर कुछ बनाव नहीं आता तब भी उन्हें सब कुछ आने लगेगा। जैसे कि मैथ ही ले लीजिए, अगर हमें मैथ बिल्कुल नहीं आती है, लगातार प्रैक्टिस करते रहे तो हमें ज़रूर आने लगेगी। इंग्लिश हमें बोलनी नहीं आती है, लगातार प्रैक्टिस करते रहें तो हमें आने नहीं लगेगी बोलने। ठीक है, तो हम मेहनत के दम से सब कुछ हासिल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो हम मेहनत के जरिए हासिल नहीं कर सकते। तीसरा कह रहा है कि अच्छे अंक प्राप्त करना किस्मत का खेल है, गेटिंग गुड मार्क्स इज अ मैटर ऑफ लक। बिल्कुल गलत बात है। हार्ड वर्क से हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, ना कि लक से एक बार हो जाएगा, दो बार हो जाएगा, वह जीवन में हर मुश्किल आपकी थोड़ी ना आसान हो जाएगी। लक वक कुछ नहीं होता, बस हार्ड वर्क ही होता है। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको जरूर देखने को मिलेगा उसका फल। ठीक है, देखो चौथा कह रहा है कि जो एक बार सफल नहीं हुआ वो कभी सफल नहीं होगा, वन हु हैज नॉट सक्सीड प्रीवियसली विल नॉट सक्सीड इन फ्यूचर एज वेल। कितना बकवास ऑप्शन है, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कितने ज़्यादा लोगों के एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मेहनत से खुद के सीखने और प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है, ये बिल्कुल सही बात हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि मेहनत से खुद के सीखने और प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। इस प्रकार की मान्यता रखने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो कक्षा में किसकी ओर उन्मुख होंगे, सीखने की ओर उन्मुख होंगे। ठीक है, जिन्हें कुछ नहीं आता
होगा वो भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ हासिल कर ही लेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी मेहनत के दम पर करेंगे, ठीक है, बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि स्वभाव प्रेरित यानी स्वयं जो प्रेरित विद्यार्थी होता है वो शिक्षक के निर्देशों का पालन करते हैं और शैक्षणिक व पठ्येतर गतिविधियों में अपनी रुचि से भाग लेते हैं, तो अच्छा प्रदर्शन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो इंटरेस्ट हो आपको उसकी तरफ ही बढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? टीचर्स कैन इनकरेज स्टूडेंट्स टू बिकम मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स बाई। ऑप्शन ए है कि उच्च अंक प्राप्त करने पर अधिक जोर देना, ओपन पैसेंसिक स्कोरिंग हाई मार्क्स। दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को सभी प्रतियोगिताएं जीतने के लिए प्रोत्साहित करना, इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू विन ऑल कॉम्पिटिटिव। पहला तो बिल्कुल गलत है। क्यों? हाई रैंक्स क्यों हमें भैया प्राप्त करनी, हाई स्कोर क्यों करना है बताइए जरा। अच्छा होगा कि जब हम अपने जो एबिलिटीज़ है उसको बाहर निकालें, अपनी प्रतिभा के लिए काम करें, अपनी खुद के अटेम्प्ट करें, खुद के प्रयास करें खुद के लिए, ना कि इसके लिए कि हमें अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो ये सब नहीं करना चाहिए। फिर कह रहा है कि प्रतियोगिताएं जीतने के लिए प्रोत्साहित करें, नहीं, हमें प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को कंपटीशन में भाग लेने के लिए, ना कि जीतने के लिए। ठीक है, जीतने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं करना, मेहनत करेंगे तो वो जीत ही जाएंगे। ठीक है, तभी जीतने के लिए नहीं, हमें हासिल क्या करना चाहिए, हमें जीतने के लिए नहीं, उन्हें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, और अगला ऑप्शन कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में आनंद और खुशी की अनुभूति महसूस करवाना, इनकलकेटिंग लव एंड जॉय इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। बिल्कुल सही है और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हमें क्या करना चाहिए कि सीखने की प्रक्रिया में आनंद और खुशी की अनुभूति महसूस करनी चाहिए। हमें हर काम ऐसा करना चाहिए जिससे हमें करने में फील होता है क्या, खुशी। कई लोगों को डांस करने में, कई लोगों को खाना बनाने में, कई लोगों को बाइक चलाने में, कई लोगों को बाहर जाने में, कई लोगों को अलग अलग जगह से खुशी मिलती है और कई लोगों को पढ़ने में। तो जहाँ जिसका इंटरेस्ट हो उसी हिसाब से उसे अपना करियर बनाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी ही बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि आप सफलता से बचने के लिए उनमें डर और तनाव पैदा करें, इनकलकेटिंग फियर एंड स्ट्रेस टू अवॉइड फेलियर। बिल्कुल आप बकवास ऑप्शन है। मैंने आपसे कहा था कि बच्चों के अंदर डर और तनाव कभी पैदा नहीं करना चाहिए, चाहे वो सफल हो चाहे वो असफल हो। तो हमसे सही पूछा था, तो ऑप्शन सी हमारा पॉजिटिव में चला जाएगा और पॉजिटिव हमसे पूछा था। हमारी व्याख्या कह रही है कि शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए सीखने की प्रक्रिया में आनंद और खुशी की अनुभूति क्या करवानी चाहिए, महसूस करवानी चाहिए। ठीक है, बच्चों को हमेशा हैप्पीनेस फील होनी चाहिए, वो चाहे कुछ भी करें। ठीक है, जिसमें उसे खुशी फील नहीं होती वो उन्हें काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। सीखने के दौरान मस्ती करने से खेल खेल में भी छात्रों को जानकारी बेहतर तरीके से याद रखने में मदद मिलती है, क्योंकि यह प्रक्रिया सुखद और यादगार होती है। अगर बच्चों को पढ़ने से ज़्यादा खेलना पसंद है तो बच्चों के साथ ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए जिसमें खेल खेल में वो अच्छे से चीज़ों को लर्न सकें, जैसे कि ABCD है, छोटा बड़ा है, पहाड़े हैं, गिनती हैं, और जितनी भी एक्टिविटीज़ के माध्यम से अगर ये सब करवाएंगे बच्चों को तो बच्चे क्या करेंगे, अच्छे से इन्हें सीख पाएंगे। ठीक है, तो उन्हें सुखद और महसूस होगा, याद भी इन्हें अच्छे से हो जाएगा। अब तो इतने सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल चल गए हैं, उनके माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए जिससे बोरिंग उन्हें फील ना हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी विल हेल्प स्टूडेंट टू लर्न मीनिंगफुली? ऑप्शन ए है कि ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना, रिलेटिंग द नॉलेज विद देयर एवरीडे लाइफ। दूसरा कह रहा है कि केवल विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षण करना, फोकसिंग ओनली ऑन टीचिंग फॉर स्टूडेंट टू गेट गुड मार्क्स। कितनी बार आपको बताया कि अच्छे मार्क्स करने के लिए कभी पढ़ाना नहीं चाहिए, बल्कि नॉलेज गेट करने के लिए पढ़ाना चाहिए। ठीक है, और निजी जीवन से जोड़ना, ये तो अच्छा लग रहा है कि बच्चों के ज्ञान को क्या कर दो, उनके अपने पर्सनल लाइफ से जोड़ दो, जिससे वे ना चाहते हुए भी उससे अच्छे से सीख लें। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारे जीवन से जुड़ा होता है उससे हम अच्छे से सीख जाते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। तीसरा कह रहा है कि बारंबार वेधन और अभ्यास पर बल देना, स्ट्रेसिंग ऑन रिपीटिव ड्रिल एंड प्रैक्टिस। गलत है, हमें उसकी स्ट्रेसिंग देना नहीं चाहिए, अभ्यास और बल पर ज़्यादा। चौथा कह रहा है कि बहुत सी जानकारी को एक ही समय पर याद रखने का प्रयास करना, रिमेंबरिंग लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एट द सेम टाइम। क्यों? बच्चे हो कि कंप्यूटर हो, बच्चों का दिमाग जरूर कंप्यूटर जैसा होता है कि बिल्कुल कंप्यूटर नहीं होता। कंप्यूटर समझ और फिर बोझ नहीं लादना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें एक बार में कैसे बच्चे याद कर सकता है? तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ज्ञान को क्या करना, बच्चों के निजी जीवन से जोड़ देना, गीत है, जिससे वो अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सके। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि
ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन यानी पर्सनल लाइफ से में जोड़ना चाहिए और उसके द्वारा जोड़कर ही उसे क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए, जिससे बच्चे क्या कर सकें, अच्छे से ज्ञान को प्राप्त कर सकें। क्योंकि बच्चों के जीवन से जो जुड़ा हुआ होता है बच्चे उसे आसानी से सीख लेते हैं, ठीक है, और अर्थपूर्ण भी रहता है, यानी उस जीवन में याद भी उस तरह से रहता है। क्योंकि आपने कितनी बार भी देखा होगा कि रोट मेमोराइजेशन अगर बच्चों को करवाते हैं, रट्टू तोता बनाते हैं, कंठस्थीकरण करवाते हैं, तो बच्चे कभी ना कभी वो भूल ही जाते हैं, लेकिन अगर समझ कर उसे पढ़ाएंगे तो वो कभी नहीं भूलेंगे। विद्यार्थियों की विविध अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करेगा, उसकी अवधारणाओं में भी क्या करेगा, समझ विकसित करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके किया जाता है। इन अ सोशियो कंट्रीब्यूट क्लासरूम लर्निंग प्रमोट्स। ऑप्शन ए है अधिसंज्ञानात्मक कौशल मेटाकोग्निटिव एबिलिटीज। ऑप्शन बी है स्वनियमता सेल्फ रेगुलेशन। ऑप्शन सी है विवेचनात्मक सोच क्रिटिकल थिंकिंग। ऑप्शन डी है समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग। और अगला है कि अर्थहीन बेधनवत दोहराव यानी कि मीनिंगलेस ड्रिल एंड रिहर्सल। इसमें से हमें सही ऑप्शन चुनना है, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये चारों सही हैं। अधिसंज्ञानात्मक कौशल, स्वनियमता, विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान, लेंगे अर्थिन बेहदन और दोहराव ये नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना अधिसंज्ञानात्मक कौशल, स्वनियमता, विवेचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान कौशल को क्या करता है, प्रोत्साहित किया जाता है। अधिसंज्ञानात्मक कौशल एक महत्वपूर्ण सोच को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो अधिसंज्ञानात्मक कौशल होता है यानी मेटाकॉग्निटिव स्किल होती है, क्या करती है, एक महत्वपूर्ण सोच को यानी इंपॉर्टेंट थिंकिंग को डेवलप करने के लिए यानी विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। और इसमें बेहतर ज्ञान प्राप्ति के लिए, उन्हें बेहतर बनाने के लिए अपनी स्वयं की सोच प्रक्रियाओं के बारे में क्या होना चाहिए, जागरूक होना शामिल है। स्वनियमितता शिक्षा में किसी भी सीखने के माहौल को समझने और नियंत्रण करने की क्षमता को क्या करती है, संदर्भित। स्वनियमन क्षमताओं में लक्ष्य निर्धारण, आत्मनिगरानी, आत्मनिर्देश और आत्म सुदृढ़ीकरण भी शामिल होता है। विवेचनात्मक सोच जो होती है वो विद्यार्थियों को मूल और अपरंपरागत विचारों को ग्रहण करने में क्या बनाती है, सक्षम। समस्या समाधान कौशल समस्याओं को पहचानने के लिए उसको हल करने की क्षमता होती है, जिसे जो हम जानते हैं उसे खोजने के लिए जो हम नहीं जानते उसे लेते हैं, तब विकल्प सी ही होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जिसे जानते हैं उसे और जिसे नहीं जानते उसे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों में संप्रत्यायों के वैकल्पिक संरचनाएं, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ कंसेप्ट अमंग स्टूडेंट। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती है, आर इंडिकेटिव ऑफ द नैव थ्योरीज दैट स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट। ऑप्शन बी है सजा द्वारा प्रोत्साहित की जानी चाहिए, शुड बी डिस्करेज थ्रू यूज ऑफ पनिशमेंट। गलत है, हमें पहली बार सजा बच्चों को कभी नहीं देनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो हमें उसको समझाना चाहिए ना कि उसे सजा देनी चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होती है, आर मीनिंगलेस इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्यों मीनिंगलेस होगी। और चौथा कह रहा है कि शिक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा नज़रअंदाज कर देने चाहिए, शुड बी इग्नोर्ड बाय द टीचर वाइल टीचिंग। तो ये भी गलत है, नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए, तो शायद करना नहीं चाहिए, अर्थहीन होती नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा कि विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती है, ठीक है, विद्यार्थियों में संप्रत्यायों के वैकल्पिक संरचनाएं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि विद्यार्थी जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें संप्रत्यायों के वैकल्पिक संरचनाएं अध्यार्थियों के द्वारा रचित जो सहज सिद्धांत होती है उसको क्या करती हैं, दर्शाती हैं। यह संरचनाएं अधिगम की प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा होती हैं। इसके द्वारा शिक्षक ये पहचानता है कि बच्चे सोचने में कैसे सक्षम हैं, और क्योंकि उनकी सोच योग्य कि वयस्कों से कैसी होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है, बच्चों की सोच वयस्कों से अलग होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, चिल्ड्रंस लर्न बाय। ऑप्शन ए है प्रयोग व अन्वेषण द्वारा, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन। ऑप्शन बी है सुनकर व बोलकर, लिसनिंग एंड टॉकिंग। ऑप्शन सी है चर्चा व मनन करके, डिस्कसिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। और ऑप्शन डी है कि चीज़ें बनाकर व करके, मेकिंग एंड डूइंग थिंग्स। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ।
बच्चे जो होते हैं वो प्रयोग अन्वेषण के द्वारा सीखते हैं, सुनकर और बोलकर सीखते हैं, चर्चा और मनन करके यानी कि डिस्कसिंग एंड रिफ्लेक्टिंग के द्वारा सीखते हैं, चीज़ें बनाकर और करके सीखते हैं, मेकिंग एंड डूइंग थिंग्स के द्वारा वो क्या करते हैं, सीखते हैं। इसीलिए ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि सीखना यानी कि लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक व्यापक प्रक्रिया होती है जो कि अभ्यास के द्वारा, अनुभव के परिणाम स्वरूप के द्वारा व्यवहार, ज्ञान और कौशल में परिवर्तन को संदर्भित करती है। बच्चे जो होते हैं वो प्रयोग और अनुदेशन के द्वारा, सुनकर, बोलकर, चर्चा और मन के द्वारा चीज़ें बनाकर क्या करते हैं, सीखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा प्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वे होते हैं जो द मोस्ट मोटिवेटिंग एंड मीनिंगफुल लर्निंग टास्क फॉर डाइवर्स स्टूडेंट इन अ मिडिल क्लासरूम आर दोज डेट आर। ऑप्शन ए है बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं होते, नॉट चैलेंजिंग एट ऑल। दूसरा है कि माध्यम चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं, मॉडरेटली चैलेंजिंग। ऑप्शन सी है बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं, एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। और ऑप्शन डी है पुनरावर्ती बहुबाहु होते हैं, रिपीटेटिव एंड बोरिंग। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी मध्यम चुनौती प्रस्तुत करते हैं। एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा प्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य होते हैं जो बच्चों के लिए कैसी चुनौतियाँ लेकर आते हैं, मध्यम। क्योंकि बिल्कुल चुनौती नहीं होंगी तो उसमें उबाऊ फील करने को मिलेगा, बोरिंग, और उसे मज़ा भी नहीं आएगा, अगर वैसा काम करेगा नहीं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ होंगी तो उसमें वो थक जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा कि इस काम को कैसे करूँ, फिर अपने आप को वो ऐसा समझने लगेगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं है और वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। और पुनरावृत्ति और उबाऊ होंगे तो बिल्कुल सही बात है, बोरिंग होती तो वो उसे करना ही नहीं चाहेगा सेम वर्क को। तो हमारे लिए वैसी कार्य अच्छे लगते हैं जो मध्यम चुनौतियाँ लेकर आए। इससे ना हम बोरिंग फील होंगे, ना हमें ऐसा लगेगा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और ना हमें ऐसा लगेगा कि हम सब कुछ कर लेते हैं। ठीक है, मध्यम चुनौतियों वाले होने चाहिए। हमारी व्याख्या कह रही है कि एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा प्रेरित यानी मोटिवेट करने वाले वे अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य होते हैं जो कैसी चुनौतियाँ लेकर आते हैं, मध्यम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे डे से जोड़ा जाना चाहिए। फॉर लर्निंग टू बी मीनिंगफुल इट शुड बी एसोसिएटेड विद। ऑप्शन में है अनुशासन व तनाव, डिसिप्लिन एंड डिस्ट्रेस। ऑप्शन बी है डर और सजा, फियर एंड पनिशमेंट। ऑप्शन सी है आनंद व संतुष्टि, इंजॉयमेंट एंड सेटिस्फेक्शन। और ऑप्शन डी हमारा है उपलब्धि व प्रतिस्पर्धा, अचीवमेंट एंड कॉम्पिटिशन। तो अनुशासन और तनाव से जोड़ेंगे तो हम कभी नहीं सीख पाएंगे, इससे तो हमें डर ही लगा रहेगा, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। सजा और फियर और पनिशमेंट ये सब कितनी बकवास ऑप्शन, ये सब निगेटिव में जाएंगे। तो हमें डर और सजा देनी नहीं चाहिए, तनाव वगैरह होना नहीं चाहिए, उपलब्धि और प्रतिस्पर्धा होनी नहीं चाहिए। सबसे अच्छा हम तब सीख पाएंगे जब हम इंजॉयमेंट यानी आनंद के साथ और सेटिस्फैक्शन और संतुष्टि के साथ सीखेंगे। किसी भी जगह हम अगर लर्निंग करना चाहते हैं तो आनंद और संतुष्टि सबसे अच्छा है। ठीक है, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे किसके साथ जोड़ना चाहिए, उसके स्वयं के आनंद और संतुष्टि के साथ उसे जोड़ना चाहिए। हमारी व्याख्या कह रही है कि अधिगम यानी लर्निंग को अगर मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं तो उसे हम आनंद और संतुष्टि के साथ जोड़ेंगे। अर्थपूर्ण अधिगम तभी हो सकती है जब अधिगमकर्ता नए ज्ञान को उस प्रासंगिक अवधारणा से जोड़ते सुविचारित प्रयास करता है जिसे वो पहले से जानते हैं। यानी कि हम किसी भी चीज़ को पहले से जानते हैं, अगर उसके साथ हमारी आगे वाली नॉलेज भी जुड़ जाएगी तो इसे अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है, इसे प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रदर्शन के लक्ष्यों के बजाय अधिगम के लक्ष्य को है उसको निर्धारित करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित। अगला क्वेश्चन हमारा असर्शन और रीजन वाला है। असर्शन कह रहा है कि अ टीचर गिव्स अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क एंड इनकरेज चिल्ड्रन टू वर्क कोलैबोरेटिवली। रीजन कह रहा है कि चिल्ड्रन लर्न अ लॉट थ्रू डिस्कशन विद पीयर्स। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है और बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल सही है पहला। थर्ड कह रहा है कि बच्चे अपने सहकक्षियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है, बच्चे जो होते हैं अपने सहकक्षियों से अगर चर्चा करते हैं वो अच्छे से लर्निंग कर सकते हैं। और जो टीचर होती है अगर वो परियोजना कार्य देती है तो बच्चे कैसे सीखते हैं, सहयोगात्मक रूप से और प्रोत्साहित होकर सीखते हैं। तो हमें सही विकल्प चुनना है। पहला कह रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बॉय, यानी दोनों सही है, सही व्याख्या कह रहा है। तो हमें लगता है ये वाला ही सही है क्योंकि बिल्कुल सही था, बाकी सही नहीं होंगे एक भी।
पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है और बच्चों को कैसे सहयोगात्मक रूप से वर्क को करने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित। क्योंकि बच्चे कैसे सीखते हैं, अपने सहकर्मियों से चर्चा करके सीखते हैं। इस तरह से कथन और कर्त दोनों सही है। समूह गतिविधियां छात्रों को समस्या से गहरे अर्थ खोजने, सोचने के कौशल में सुधार करने में सक्षम बनाती है, इसलिए उपयुक्त बिल्कुल सही होगा। सॉरी स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। कमेंट पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। सीटेट में बेहतर तैयारी करने के लिए सुबह 8 बजे प्राइमरी लेवल के प्रीवियस ईयर देखा कीजिए और रात के 8 बजे जूनियर लेवल के और 10 बजे देखा कीजिए करंट अफेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय। और प्रैक्टिस सेट भी देखा कीजिए।